हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है विज्ञानशाला। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध पढ़ने वाले हैं। अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको इसकी संक्षिप्त रूपरेखा बता देती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम कृषि पद्धतियाँ पढ़ने वाले हैं, फसल क्या है, फसल के प्रकार कौन से हैं, फसल के चरण क्या है, खाद और उर्वरक क्या होता है, इसका भंडारण किस प्रकार से किया जाता है, इन सब का हम आज विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। पाठ को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको समय पर सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए शुरुआत करते हैं। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और वह अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, लेकिन मनुष्य सहित सभी जंतु अपने भोजन को बनाने में समर्थ नहीं होते हैं। वह अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर और जंतुओं पर निर्भर करते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। यह भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है और इसके माध्यम से हम अपने सारे काम कर पाते हैं। भारत एक विशाल राष्ट्र है और वर्तमान में इसकी जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है और इतनी विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, प्रबंधन और उसका वितरण भी आवश्यक है। आज से 10,000 ईसा पूर्व आदि मानव अपने भोजन की तलाश में जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। फिर उसने धीरे धीरे जानवरों का शिकार करना सीखा, खेती करना सीखा और इस प्रकार से फसलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें आपको गेहूं की फसल नज़र आ रही है। इसके अलावा यह धान की फसल है। जब एक ही किस्म के या प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल या क्रॉप कहते हैं। अभी चित्र में हमने गेहूं की फसल और धान की फसल, इसके दो उदाहरण देखे। हमारे देश में जलवायु विविधता के आधार पर फसलों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल सामान्यतः जून से लेकर सितंबर के बीच में बोई जाती है। इसमें मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि शामिल है। जबकि रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर से मार्च माह के बीच में उगाई जाती है। इसके अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि फसलों को शामिल किया गया है। खेतों में फसल उगाने के लिए किसान कई पद्धतियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से रक्षा करना, फसल पकने पर उसकी कटाई करना, फिर उसका भंडारण करना। फसल उगाने के लिए किसान या फार्मर सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के लिए उन्हें क्या करना होता है? उन्हें हल चलाना होता है। खेतों में हल चलाकर किसान मिट्टी को उलट पलट और पोला बना देते हैं। यह प्रक्रिया जुताई कहलाती है। मिट्टी को उलट पलट करके पोला बना देने से उसके पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और जब उसमें बीज बोए जाते हैं तो पौधा तेजी से वृद्धि करने लगता है। किसान खेती के दौरान कई प्रकार के औजार अपने प्रयोग में लाता है। ये चित्र देखिए, इस औजार को खुरपी कहा जाता है। यह मिट्टी को पोला करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह हसिया या दराती कहलाती है, जिसे हम सिकल भी कहते हैं। इसका उपयोग फसल की कटाई में किया जाता है। मिट्टी को भुरभुरा या पोला बनाने के लिए कृषि कार्य में अनेक प्रकार के औजार प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि हल, कुदाली, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल इत्यादि। हल मिट्टी को पोला करने के लिए बैलों की जोड़ को जोतकर किसान खेतों में चलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह एक लकड़ी का बना हुआ औजार होता है जिसमें नीचे एक लोहे की मजबूत तिकोनी फाल लगी होती है। हल का मुख्य भाग लंबी मजबूत लकड़ी के रूप में रहता है। इसे हल शेफ्ट कहा जाता है। इसके दूसरे सिरे पर जोत के डंडे को बांधा जाता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। खेती के दौरान प्रयोग में आने वाला दूसरा औजार कुदाली है। कुदाली लोहे या लकड़ी की बनी होती है। इसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है जो कि ब्लेड की तरह कार्य करती है और इसका उपयोग मिट्टी को पोला करने में और मिट्टी से खरपतवार निकालने में किया जाता है। कृषि का तीसरा प्रमुख औजार है कल्टीवेटर। आजकल खेती में हल के स्थान पर कल्टीवेटर का उपयोग अत्यधिक किया जाने लगा है। यह लोहे का बना होता है और इसमें बड़े और तीखे ब्लेड लगे होते हैं जो आसानी से खेत की मिट्टी को पोला बना देता है। कल्टीवेटर के उपयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। अब मिट्टी को तैयार करने के बाद बुआई की जाती है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। फसल को उगाने के लिए
बीज बोने से पहले अच्छे किस्म के स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है ताकि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन कर सके। मिट्टी में बीज बोने के परंपरागत तरीके में किसान बेलों की जोत लगाकर हल के साथ कीप के आकार के औजार में बीज डालता है और यह बीज सक्रिय पाइप से होकर मिट्टी में चले जाते हैं। बुआई से पहले मिट्टी में पानी दिया जाता है ताकि मिट्टी थोड़ी नम हो जाए, जिससे कि बीजों का सही प्रकार से अंकुरण हो सके। आजकल खेती में बुआई करने के लिए ट्रैक्टर में सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इससे बीजों को बोना आसान हो जाता है और बीजों के बीच में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। मिट्टी के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ आवश्यक पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें खाद या उर्वरक कहा जाता है। मिट्टी से पौधे खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं। यह पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। किसान एक फसल के बाद दूसरी फसल खेत में उगाता है, जिससे पोषक तत्वों की कमी होती जाती है। उसको बनाए रखने के लिए खेतों में खाद की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे एवं जंतुओं के अपशिष्टों से प्राप्त होता है। खाद का निर्माण करने के लिए किसान एक बड़े से गड्ढे में जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ को कुछ सूखी पत्तियों के साथ मिलाकर छोड़ देते हैं। फिर इस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। कुछ दिनों के बाद सूक्ष्मजीव इसका अपघटन कर देते हैं और यह खाद में परिवर्तित हो जाता है। यह खाद या मैन्योर फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कक्षा 6 में आप वर्मी कंपोस्ट या केंचुए द्वारा खाद कैसे बनाई जाती है इस बारे में पढ़ ही चुके हैं। आपकी पुस्तक में एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको मूंग या चने के बीजों को लेकर उन्हें अंकुरित करना है। इसके लिए आपको 3 अलग अलग ग्लास लेने हैं और उन्हें A, B, C करके मार्क कर। तीनों ग्लास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी भरिए, फिर A में खाद मिलाइए, B में यूरिया मिलाइए और C मिट्टी में कुछ भी नहीं डालना है और तीनों में बीज बो देना है। अब तीनों ग्लास में थोड़ा थोड़ा पानी समान मात्रा में डाल दीजिए और इन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दें और प्रतिदिन पानी देते रहिए। 8 से 10 दिनों तक आपको इसका निरीक्षण करना है। क्या तीनों ग्लास में पौधों की वृद्धि एक समान हुई है? किस पौधे में सबसे अधिक वृद्धि हुई है उसके कारण को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। आइए अब हम उर्वरक और खाद में अंतर पढ़ेंगे। उर्वरक जो होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित लवण होते हैं, जबकि खाद प्राकृतिक पदार्थ होती है जो गोबर और पौधों के अपघटन के द्वारा प्राप्त की जाती है। उर्वरक और खाद में दूसरा अंतर यह है कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जबकि खाद को हम खेतों में गड्ढा खोदकर बनाते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, जबकि खाद में बहुत अत्यधिक मात्रा में ह्यूमस पाई जाता है। उर्वरक या फर्टिलाइज़र से पौधों को बहुत सारे पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जबकि खाद में ये पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम उर्वरक की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैविक खाद को उर्वरक की अपेक्षा अच्छा माना गया है क्योंकि इसके कारण मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। यह मिट्टी को भुरभुरा और सरंध्र बना देते हैं, जिससे कि गैस का आसानी से विनिमय हो पाता है। इसमें जीवाणु अधिक संख्या में वृद्धि करते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। कृषि पद्धति का अगला चरण है सिंचाई या इरिगेशन। एक निश्चित अंतराल के बाद खेत में जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। हमारे देश भारत में सिंचाई के स्रोतों के रूप में कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ और बांध आदि से पानी प्राप्त किया जाता है। सिंचाई के परंपरागत तरीकों में घिरनी, चैन पंप, टेकली, रहट आदि के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इरिगेशन के आधुनिक विधियों में छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप तंत्र का प्रयोग किया जाता है। छिड़काव तंत्र की इस विधि का उपयोग असमतल भूमि पर किया जाता है, जहां पर पानी को नोजल के माध्यम से स्प्रे किया जाता है। खेतों में ऊर्ध्वाधर नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं और एक निश्चित दूरी पर मुख्य पाइपलाइन से ये जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और यह इस प्रकार से स्प्रे करता है जैसे कि वर्षा हो रही है। सिंचाई या इरिगेशन की इस मेथड का यूज़ कॉफ़ी उगाने वाली खेती में किया जाता है। दूसरी विधि है ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल को बूंद बूंद करके पेड़ों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इस मेथड को ड्रिप मेथड कहा जाता है। यह विधि मुख्यतः फलदार पौधों में
उपयोग में लाई जाती है। यह विधि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा वरदान है और पानी की मितव्ययता से खेती आसानी से की जा सकती है। कृषि पद्धति का अगला चरण है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार फसल की वृद्धि में बाधक होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि खेतों में कभी कभी फसल के साथ साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उगाते हैं। इन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार को खेत से हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। खरपतवार को हटाने का सबसे सर्वोत्तम समय उसके पुष्पण और बीज के निर्माण से पूर्व का होता है। इस पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अलग कर दिया जाता है या फिर खुरपी की सहायता से उसे ऊपर से काट दिया जाता है। फसलों में अधिक मात्रा में खरपतवार हो जाने पर रसायनों के उपयोग के द्वारा भी इसे नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहा जाता है। किसान इस जल में इसका घोल बनाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं, जिससे कि खरपतवार की वृद्धि रुक जाती है। खरपतवार नाशी का प्रयोग किसानों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग करते समय सावधानी रखनी चाहिए और छिड़काव के समय अपने मुंह और नाक पर कपड़ा ढक लेना चाहिए। एक अनाज की फसल को पकने में लगभग 3 से 4 माह का समय लगता है। इसके बाद कटाई की प्रक्रिया की जाती है। अगला बिंदु है कटाई। यह कृषि पद्धति का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो किसान उसकी कटाई करते हैं। कटाई के दौरान पौधे को या तो जड़ से उखाड़ लिया जाता है या दराती की सहायता से काटकर अलग कर लिया जाता है। कई स्थानों पर फसल की कटाई के लिए हार्वेस्टर का भी उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार की मशीन होती है जो खेतों से सीधे फसल की कटाई करती है। काटी गई फसल से भूसा अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। यह कार्य कंबाइन मशीन के माध्यम से भी किया जाता है, जो कि संयुक्त रूप से हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का काम करती है। कृषि पद्धति का अगला चरण है भंडारण। काटी गई फसल के दानों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसकी नमी को दूर करने के लिए उसे पहले धूप में सुखाया जाता है, फिर उसे जूट के बड़े बोरों में भर कर भंडार गृह और साइलों में पहुंचा दिया जाता है, ताकि अनाज कवकों, जीवाणु और चूहों आदि से सुरक्षित रह सके। हम अपने घरों में भी अनाज का भंडारण करते हैं, जिसमें नीम की सूखी पत्तियों को मिलाकर रखते हैं या रासायनिक उपचार करते हैं। खेती के अलावा दूध के उत्पादन हेतु पालतू पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है। दोस्तों, आज हमने फसल उत्पादन और प्रबंधन के अंतर्गत कृषि पद्धति में मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और अनाज के भंडारण के बारे में अध्ययन किया। अब आपकी पुस्तक में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, आप इन्हें हल करने का प्रयास कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। If you are new, please subscribe my YouTube channel Vigyanshala and press bell icon for all the notification and share it with your family and friends. Thank you for watching.